हेलो स्टूडेंट्स, हमें जिग जैग एरे का कब यूज करना चाहिए बताइए। सर जिगजैग करने में मतलब जितने हम यूज करते हैं डेटा तो उसमें लिमिटेड यूज होगा जिगजैग में। पहले वाले में क्या था कि मतलब हम ज्यादा यूज कर लेते थे और बाकी सब रो खाली रह जाते थे। जिगजैग में ऐसा नहीं है, जितने चाहिए हमको उतने ही वो नाम के अकॉर्डिंग वो ले लेगा। चलिए ठीक है। दीक्षा, आप अपनी ये ऑडियो म्यूट रखिए, पीछे से डिस्टरबेंस है आपके उसमें। पिछली बार एक डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस का भी प्रोग्राम बनाया था, याद है? यस सर। तो आखिरी टॉपिक हमारा शायद डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन था, एरे से, है ना? यस सर। चलिए, इनपुट लेना हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन हो गई, टाइप कास्टिंग हो गई, फंक्शंस हो गए। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब आपको बताते हैं स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्टर क्या बताएंगे। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्टर जो है वो क्लास का एक मेंबर फंक्शन है। जैसे आपके फंक्शंस होते उसी तरह से एक नॉर्मल फंक्शंस की तरह ही कंस्ट्रक्टर भी क्लास का मेंबर फंक्शन होता है। बस इसके साथ एक फीचर है कि इसका नाम और क्लास का नाम सेम होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको पहले एक्सप्लेन करने से पहले एक चीज बता दूं। देखिए, आप क्लास लिखते हैं, क्लास, फिर क्लास को कोई नेम देते हैं, जैसे आपने ABC कोई नेम दिया क्लास को। ओके, ये आपका क्लास नेम। अब इस क्लास के अंदर आप मेंबर डिक्लेयर करते हैं, है ना? तो कुछ तो होते हैं आपके जिनको आप कहते हैं फील्ड्स, कुछ होते हैं मेथड्स। ठीक है स्टूडेंट, क्लास के अंदर अगर आपसे कोई पूछे कि क्लास के अंदर क्या क्या चीज डिक्लेयर होती है, तो आप कहेंगे फील्ड्स और मेथड। क्लियर है? फील्ड्स का मतलब होता है वेरिएबल्स और मेथड का मतलब होता है फंक्शंस। एक फंक्शन और मेथड में क्या डिफरेंस होता है, अगर ये आपसे पूछ लिया जाए, तो फंक्शन जो है वो ग्लोबल होते हैं, वो किसी के स्कोप में नहीं होते, उन्हें फंक्शंस कहा जाता है। अगर फंक्शंस किसी स्कोप के अंदर लिख दिया जाए, जैसे क्लास के अंदर लिख दिए जाए, तो वो मेथड होते हैं। फंक्शंस और मेथड में यही फर्क होता है कि फंक्शंस जो होते हैं वो ग्लोबल होते हैं, वो किसी के स्कोप में नहीं होते। उनको कॉल करने के लिए आपको क्लास के नेम की और ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, वो डायरेक्ट कॉल किए जा सकते हैं। और जावा में फंक्शंस नहीं होते, जावा में फंक्शंस नहीं होते। ठीक है, जावा में मेथड्स होते हैं। अब मेथड्स क्या है? मेथड्स अगर फंक्शंस को क्लास के अंदर लिख दिया जाए तो क्लास के स्कोप में हो जाते हैं। अब वो दो स्कोप के हो सकते हैं, स्टैटिक या नॉन स्टैटिक। अगर स्टैटिक है तो क्लास के नेम से कॉल होंगे, और नॉन स्टैटिक है तो क्लास के ऑब्जेक्ट से कॉल होंगे। तो जब फंक्शन के ऊपर स्कोप आ जाता है तो उसे मेथड कहा जाता है। क्लियर स्टूडेंट? सिंपल सी बात है। अब ध्यान से सुनिएगा, अब जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपसे कोई पूछे क्लास की प्रॉपर्टीज, क्लास की प्रॉपर्टीज, क्लास की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्लास की प्रॉपर्टीज, तो आप कहेंगे मेंबर वेरिएबल्स, वही फील्ड्स, मेंबर मेथड्स, और नेस्टेड क्लासेस, क्लास के अंदर क्लास, नेस्टेड क्लासेस, और ब्लॉक्स। ये सब जो है ये क्लास की प्रॉपर्टीज कहलाती है। वेरिएबल्स, मेथड्स, नेस्टेड क्लासेस
और ब्लॉक्स, ये सब क्या है? क्लास की प्रॉपर्टीज, इनको कहा जाता है क्लास की प्रॉपर्टीज। क्लियर? तो क्लास की 4 प्रॉपर्टी होती हैं, मेंबर वेरिएबल, मेंबर फंक्शन, नेस्टेड क्लासेस और ब्लॉक्स, ये क्लास की प्रॉपर्टीज होती हैं। क्लियर है? चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन आपसे इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज क्या होती है? ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी, जैसे क्लास की प्रॉपर्टी ऐसे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी बताएं, तो आप क्या बताएंगे कि ऑब्जेक्ट की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है? बताइए स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट बता सकता है अगर पता है तो। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज। सर ऑब्जेक्ट का एक नेम होता है पर जो डिफाइन किया जाता है। तो वो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी थोड़ी है। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में 2 चीज आती हैं। क्लास की प्रॉपर्टीज में 4 चीजें, वेरिएबल्स, मेथड्स, नेस्टेड क्लासेस और ब्लॉक, ये क्लास की प्रॉपर्टीज हैं। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में 2 चीज आती हैं, पहली ऑब्जेक्ट की स्टेट, दूसरा ऑब्जेक्ट का बिहेवियर। ये 2 चीज होती हैं ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी जो और है, जो हमारे लिए नहीं है, एक्सटर्नल यूजर्स के लिए नहीं है, इसलिए उसको जिक्र नहीं किया जाता, वो है ऑब्जेक्ट की यूआईडी। यूआईडी, हाँ यूआईडी, यानी कि ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। ये 3 चीज होती हैं ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में। अगर आपसे कोई पूछे क्लास की प्रॉपर्टीज में बताइए कितनी चीज होती हैं, तो आप कहेंगे क्लास की प्रॉपर्टीज में 4 चीज होती हैं। जैसे पहली फील्ड, दूसरी मेथड्स, तीसरी नेस्टेड क्लासेस और चौथी ब्लॉक्स। ये 4 प्रॉपर्टी क्लास की प्रॉपर्टी मानी जाती है। क्लियर? अगर आपसे कोई पूछे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में क्या क्या चीज आता है, तो आप कहेंगे ऑब्जेक्ट में बिहेवियर आता है, ऑब्जेक्ट में स्टेट आता है और ऑब्जेक्ट की यूआईडी आता है, यूनिवर्सल आईडी, जिसे हम रेफरेंस भी कहते हैं जावा में। क्लियर स्टूडेंट? अब सुन लीजिए कौन सी चीज आपको क्या देनी है। बिहेवियर में अमेरिकन लैंग्वेज में यू नहीं होता, यू नहीं लेगा, वो एरर दिखाता रहेगा। चलिए, अब आपसे अगर पूछे अगला क्वेश्चन कि स्टेट क्या, ऑब्जेक्ट की स्टेट क्या होती है, तो सिंपल सा आप जवाब दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है, जो ऑब्जेक्ट की स्टेट है वो क्लास के वेरिएबल्स हैं। जो क्लास के वेरिएबल होते हैं, क्लास के जो वेरिएबल होते हैं वो ऑब्जेक्ट की स्टेट कहलाते हैं। समझ में आ गया? क्लास के वेरिएबल, जो क्लास के वेरिएबल हैं ये कहलाएंगे ऑब्जेक्ट की स्टेट, इनको कहते हैं ऑब्जेक्ट की स्टेट। क्लियर? क्लास के वेरिएबल जो हैं वो ऑब्जेक्ट की स्टेट होते हैं। चलिए दूसरा सुनिए, अगर आपसे कोई पूछे कि ऑब्जेक्ट का बिहेवियर बताएं, तो आप बताएंगे जो ऑब्जेक्ट के मेथड होते हैं, जो ऑब्जेक्ट के मेथड होते हैं, है ना, जो क्लास के मेथड होते हैं वो ऑब्जेक्ट का बिहेवियर होते हैं। समझ में आ गया? अगर मुझसे कोई पूछने लगे कि जरा ऑब्जेक्ट की स्टेट बताओ, तो मैं क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स हैं, है ना, उनको काउंट करा दूंगा कि ये है, वो ऑब्जेक्ट की स्टेट होगी। और अगर कोई पूछेगा ऑब्जेक्ट का बिहेवियर बताएं, तो आप बताना क्लास के अंदर जो मेथड है उनको काउंट करा देना, वो ऑब्जेक्ट का बिहेवियर होंगे। ठीक है? और जो यूआईडी है ये रेफरेंस होता है। अब देखो मैं इसके आगे कुछ लिख रहा हूं नोट करके, इट इज नॉट फॉर एक्सटर्नल यूजर, इट इज नॉट फॉर एक्सटर्नल यूजर, ये एक्सटर्नल यूजर के लिए नहीं होता, इट इज नॉट फॉर एक्सटर्नल यूजर, यूज्ड बाय JVM to identify each object uniquely. अरे आप दिक्सा बंद रखिए ना, आपको पीछे से आवाज आ रही है, या तो आप दूसरे कमरे में जाके बैठिए या अपने आप को म्यूट रखिए, क्योंकि पीछे से आवाज आ रही है, वो रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगी जो रिकॉर्ड चल रही है। तो जो यूआईडी होती है, जो यूआईडी है इसको रेफरेंस भी कहा जाता है। नोट, इसके बारे में मैं नोट लिखवाया है, इट इज नॉट फॉर एक्सटर्नल यूजर, ये एक्सटर्नल यूजर के लिए नहीं होती। यूज्ड बाय JVM टू आइडेंटिफाई ईच ऑब्जेक्ट यूनिकली,
यानी कि JVM इसका यूज करेगा, ये हमारे लिए नहीं होती, जो UID होती है। क्लियर? चलिए, बाकी ये दो हम यूज करेंगे, यानी प्रोग्रामर यूज करेगा, स्टेट और बिहेवियर। जो अब स्टेट है वो मैंने आपको क्या बताया, जो आपका, लीजिए मैं स्टेट के ऊपर वो लगा दे रहा हूँ जिससे कि आपको आसानी से जब भी आप कभी देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि स्टेट क्या है। ये लीजिए, ये लीजिए, ये हो गई ऑब्जेक्ट की स्टेट। क्लियर है? और यही चीज अगर आप नीचे लगा दें, ये हो गया ऑब्जेक्ट का बिहेवियर। लीजिए, तो जो क्लास के अंदर फंक्शंस डिक्लेयर्ड हैं वो तो ऑब्जेक्ट का बिहेवियर है, और जो क्लास के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर्ड है, वेरिएबल, वो ऑब्जेक्ट की स्टेट है। लीजिए, इतनी सी बात याद रखिएगा, बस 2 बात याद रखिएगा। ठीक है? तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो मेथड की बात करने जा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट की मेथड। तो उसमें से हम सबसे पहले पढ़ेंगे आज कंस्ट्रक्टर। क्या पढ़ेंगे? कंस्ट्रक्टर। ठीक है स्टूडेंट? तो ऑब्जेक्ट की स्टेट, हम ऑब्जेक्ट का बिहेवियर पढ़ेंगे। लीजिए, इसमें किसी को कुछ पूछना है स्टूडेंट्स? हेलो स्टूडेंट, किसी को इसमें कोई कुछ पूछना है कि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है और क्लास की प्रॉपर्टी क्या होती है? कुछ डाउट किसी को स्टूडेंट? सर मुझे कुछ पूछना है। हाँ जी, हाँ जी, पूछिए स्टूडेंट। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, हाँ जी, जो मेथड है, मैंने कहीं पढ़ा हुआ है कि मेथड ही कंस्ट्रक्टर कहलाता है। हाँ जी, मैंने कब मना करा है? लेकिन सर अगर कंस्ट्रक्टर मेथड होता है तो फिर मेथड को कंस्ट्रक्टर की क्यों जरूरत पड़ी हमें? वो अभी आप प्रैक्टिकल देखेंगे ना, वही तो बताने जा रहा हूँ, वही तो बताने जा रहा हूँ। अभी तो मैंने आप देखा नहीं, मैंने कंस्ट्रक्टर पढ़ाने से पहले मेथड बताया कि कंस्ट्रक्टर मेथड में आता है। हमने देखा, मैंने कंस्ट्रक्टर नहीं पढ़ाया। मैंने कंस्ट्रक्टर से पहले आपको क्या पढ़ाया कि कंस्ट्रक्टर जो है वो एक बिहेवियर है, मेथड है। मैंने भी तो यही कहा। अब वो स्पेशल है, वो स्पेशल है, और वो स्पेशल क्यों है वो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ कि उसे मेथड क्यों नहीं कहा जाता, उसे स्पेशल मेथड क्यों कहा जाता है। वो इसके 11 पॉइंट है। कितने पॉइंट है जी? 11। हाँ, 11 पॉइंट याद करने पड़ेंगे आपको, जब आपको पता चलेगा कि कंस्ट्रक्टर एक मेथड है लेकिन वो स्पेशल मेथड है। ठीक है? ये बताओ। ठीक है? ओके सर। चलिए, तो अब मैं आज का जो हमारा डिस्कशन होगा वो क्लास की प्रॉपर्टीज का डिस्कशन होगा, मेथड से रिलेटेड। ओके? आज मैं आपको बताऊंगा क्लास की प्रॉपर्टीज का सबसे पहला पॉइंट, दैट इज मेथड, कि मेथड क्या होते हैं। ठीक है? और जो मेथड होते हैं वो ऑब्जेक्ट का बिहेवियर होते हैं, ये भी याद रखिएगा। ऑब्जेक्ट का जो बिहेवियर है वो क्लास के मेथड हैं। अब ये 2 तरह के बिहेवियर होते हैं, एक होते हैं गेटर सेटर और एक होते हैं कंस्ट्रक्टर। अब आगे की बातें शुरू हो रही हैं। चलिए, पहले बताइए, ये तो क्लियर हो गया आपको कि आप आज का जो हमारा डिस्कशन है वो क्लास की पहली प्रॉपर्टी है मेथड, उसके बारे में डिस्कशन होगा। और ये 2 तरीके होते हैं, एक कहलाते हैं गेटर सेटर और एक कहलाते हैं कंस्ट्रक्टर। तो आज इसके ऊपर जिक्र होगा। चलिए, और किसी को कोई डाउट? हाँ जी, पूछ लीजिए, किसी को कुछ पूछना हो तो। सर जितने भी क्या कहते हैं मिडिल सेमीकोलन में वो बंद रहता है, मिडिल ब्रेस में बंद रहता है, वो वाले पॉइंट्स जो होते हैं, लाइंस लिखी होती हैं, उसे ब्लॉक्स कहते हैं ना। हेलो? नहीं, अभी आप इनकी बात मत करिए, ब्लॉक्स वगैरह ये मैं अलग से बताऊंगा आपको। आप सिर्फ मेथड के बारे में पूछिए। अभी मैंने ये ना डिस्कस नहीं करा, अभी मैंने फील्ड, नेस्टेड क्लास, ब्लॉक्स मैंने आपको बताया नहीं, मैंने सिर्फ मेथड के बारे में बात करी है कि मेथड जो है वो क्लास के फंक्शंस होते हैं। अब वो बात क्या है, हम क्लास के फंक्शंस को फंक्शंस नहीं कह के मेथड कहते हैं। क्यों? मैंने आपको बताया कि जो फंक्शंस होते हैं वो ग्लोबल होते हैं, उनके ऊपर किसी का स्कोप नहीं होता, तब वो फंक्शंस हैं। लेकिन अगर उनको क्लास के अंदर लिख दिया जाए तो वो मेथड है। अब वो मेथड क्लास के अंदर आती 2 टाइप के हो जाएंगे, गेटर सेटर और कंस्ट्रक्टर। आज का टॉपिक ये है। ठीक है? ओके। चलिए, तो आज ये मैंने आपको बताया क्लास की प्रॉपर्टीज और ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज। इसे मैं सेव कर देता हूं, और ये मैंने ई ड्राइव में रोहित नाम के फोल्डर में एक नया फोल्डर बना दिया, दैट इज इनका नाम रख देता हूं, क्या नाम? हाँ, क्लास एंड ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। क्लास एंड
ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज, ये लीजिए, ये सेव हो गया। चलिए ये खत्म हो गई बात। सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो गया क्या? नहीं नहीं, हाँ सेकंड चैप्टर है, आज से स्टार्ट कंस्ट्रक्टर का चैप्टर है, कंस्ट्रक्टर का। हेलो, हाँ जी सर। हाँ जी, क्या पूछ रहे हैं आप? सर क्लास चैप्टर के बारे में पूछ रहे हैं, तो कौन सा चैप्टर स्टार्ट हो गया? हाँ, ये चैप्टर 1 है, पहला चैप्टर है, ऊप्स का पहला पहला चल रहा है चैप्टर है। सर। अरे आपने इससे पहले जो पढ़ा है उसमें आपने सी और सी प्लस प्लस के जो फीचर्स थे वो जो जावा में कैसे यूज किए जाते हैं, मैंने आप लोगों को वो बताया था। देखिए सी के जो फीचर्स थे वो मैं आपको बता चुका हूं कि इफ एल्स कैसे यूज करते हैं, स्विच कैसे यूज करते हैं, लूप और एरे, ये सी के फीचर्स थे जो हमने जावा में लिखे कि जावा में कैसे लिखते हैं। तो आपने पाया कि बिल्कुल सेम है, जैसे आपके सी में थे बिल्कुल वैसे ही जावा में है। फिर अब आपको बताने जा रहा हूं सी प्लस प्लस के जो फीचर्स हैं जो हम जावा में यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऊप्स। ऊप्स, तो ऊप्स में सबसे पहले आता है क्लास, फिर ऑब्जेक्ट। अब यही बताने जा रहा हूं, क्लास के अंदर क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज। अब इस क्लास और ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आते हैं मेथड्स, फिर मेथड्स बताऊंगा, फिर इसके बाद आएगा इनहेरिटेंस, फिर इनहेरिटेंस बताऊंगा, फिर इसके बाद आएगी पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म बताऊंगा। क्लियर है ये सब चीजें? तो ये क्लास और ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज है। हाँ जी, इनकैप्सुलेशन भी होगा इसमें? हाँ हाँ, ऑब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो एनकैप्सुलेशन ही कहलाता है, कोई टॉपिक अलग नहीं है। मेथड्स, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सब चीजें क्या हैं, ये क्लास और ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो मैं उस क्लास और ऑब्जेक्ट की सबसे पहली प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूं आपको, मेथड्स क्या होते हैं। क्लियर? ओके सर। ये है कहानी। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज मेथड्स। तो क्लास का क्या होगा, ये प्रॉपर्टी, और ऑब्जेक्ट का क्या होगा, बिहेवियर। क्लियर है? दो बात, आंसर आप दो चीजों में देंगे। अगर आपसे कोई पूछे मेथड क्या है तो आप कहेंगे क्लास की प्रॉपर्टी और ऑब्जेक्ट का बिहेवियर। अगर आपसे कोई पूछे कि मेथड क्या है तो आप क्या कहेंगे, क्लास की प्रॉपर्टी, ठीक है, और ऑब्जेक्ट का बिहेवियर क्या कहलाता है, मेथड। क्लियर है? क्या होता है आगे लिख दो, लिख देता हूं, क्लास की प्रॉपर्टी, क्लास की प्रॉपर्टी एंड का बिहेवियर क्या कहलाता है, मेथड। क्लियर? चलिए थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर दूं और थोड़ा सा कलरफुल कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए अब मैं बताने जा रहा हूं कि मेथड्स कितने टाइप के होते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, ये लीजिए। तो सबसे पहले आते हैं टाइप्स ऑफ मेथड्स। हाँ जी, कोई बताएगा स्टूडेंट? मैंने अभी वैसे बताया भी था, कोई डिस्कस करेगा? कितने टाइप के मेथड्स बताए थे मैंने भी आपको, स्टूडेंट्स याद है? एक होते हैं गेटर, एक होते हैं सेटर, और एक होते हैं कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये होते हैं, ये कहलाते हैं क्लास के प्रॉपर्टी और ऑब्जेक्ट का बिहेवियर, इसे कहा जाता है। क्लियर है? बहुत सिंपल से हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है जो आपको कंफ्यूज करे। चलिए गेटर, गेटर क्या होते हैं बताएंगे स्टूडेंट? हेलो स्टूडेंट्स, कोई बताएगा गेटर क्या होता है? हेलो स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट बताएगा गेटर क्या होता है? आउटपुट रिसीव करता है गेटर। आउटपुट रिसीव करता है गेटर, या आउटपुट रिटर्न करता है गेटर? हाँ रिटर्न करता है, सॉरी। चलिए और कोई बताइए गेटर। इट इज ए मेंबर मेथड of a class used to return a private field
वैल्यू क्या लिखा है, पढ़िए स्टूडेंट। हाँ जी, सैंकी, सैंकी है, हेलो सैंकी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी सैंकी, पढ़िए जरा क्या लिखा है। Sir, getter, it is a member methods of a class used to return a private field value. हाँ, प्राइवेट फील्ड की जो वैल्यू है, अगर आप उसे क्लास के बाहर रिटर्न करना चाहते हैं तो आपको क्लास के गेटर की जरूरत पड़ेगी। आपको पता है कि क्लास के जो प्राइवेट होते हैं वो क्लास के बाहर नजर नहीं आते, ये तो Sir. आपको पता है ना सर ये तो भाई। एनकैप्सुलाइजेशन में होता है बट हाँ हाँ वही तो, जो क्लास का जो प्राइवेट मेंबर है वो एनकैप्सुलेटेड डाटा है। अगर आपको उसे क्लास के बाहर ले जाना है तो आप गेटर के थ्रू उसको बाहर भेज सकते हैं, बाकी कोई और तरीका नहीं होता। ठीक है सर, एंगुलर में जैसे हमारा गेट सेट होता है, यही तो होते हैं गेटर हाँ हाँ सेट। बिल्कुल वही वही, हाँ वही है गेट और सेट, वही है, बिल्कुल वही है। तो इट इज ए मेंबर मेथड ऑफ ए क्लास यूज टू रिटर्न ए प्राइवेट फील्ड वैल्यू, यूज टू रिटर्न ए प्राइवेट फील्ड वैल्यू। चलिए अब सेटर का सुनिए। इट इज ए मेंबर मेथड ऑफ ए क्लास यूज टू इनिशियलाइज ए प्राइवेट फील्ड वैल्यू। प्राइवेट फील्ड की वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए यूज किया जाता है किसका, गेटर का, और रिटर्न करने के सेटर का, रिटर्न करने के लिए गेटर का। चलिए आगे देखिए, अब कंस्ट्रक्टर का यूज करो। इट इज ए मेंबर मेथड ऑफ ए क्लास, अब देखिए यूज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास। क्लास के ऑब्जेक्ट को अगर इनिशियलाइज करना है, फील्ड को नहीं, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना है, तो हम यूज करते हैं कंस्ट्रक्टर का। बाकी तो मैं अभी 11 पॉइंट अलग से लिखवाऊंगा, अभी तो सिर्फ इनमें मोटा मोटा तौर पे मैंने आपको डिफरेंस लिखवाया है कि जो गेटर होते हैं उनकी हेल्प से आप क्लास के प्राइवेट वेरिएबल्स की वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं, सेटर के थ्रू आप क्लास के प्राइवेट वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर के थ्रू आप ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर सकते हैं। ये तीनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, चलिए अब हाउ टू डिक्लेयर getter and setter, how to declare getter and setter, मतलब getter और setter कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, जो भी आपके वेरिएबल का नाम होगा, देखिए ध्यान से देखिए, एक क्लास लिखी आपने, क्लास का नाम रखा आपने कैल्सी, या सुनिए क्लास का नाम रखा आपने स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट, अब ध्यान से देखिएगा, अब हम बनाएंगे एनकैप्सुलेटेड डाटा। तो मैंने बनाया प्राइवेट इंटीजर रोल नंबर, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम स्टूडेंट। ये क्लास के दोनों एनकैप्सुलेटेड डाटा है, यानी किसी भी क्लास के साथ ही बाइंड है, ये क्लास के बाहर नहीं जाएंगे क्योंकि ये प्राइवेट डाटा है। तो रोल नंबर और नेम, ये मैंने दो, इन्हें कहते हैं फील्ड, ये है प्राइवेट फील्ड, प्राइवेट वेरिएबल्स हैं, इनको फील्ड कहा जाता है। लिख देता हूं ऊपर, लिख देते हैं, ये है FIELDS, ये फील्ड्स हैं, दोनों प्राइवेट हैं। अब अगर मैं इन दोनों प्राइवेट वेरिएबल्स को इस क्लास के बाहर में एक्सेस करूं तो क्या ये पॉसिबल है स्टूडेंट, बताइए। हाँ जी अमृता बताइए, क्या ये क्लास के जो फील्ड हैं प्राइवेट रोल नंबर और प्राइवेट स्ट्रिंग क्लास के बाहर एक्सेसिबल हैं? नो सर, नहीं, ये क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं हो सकते, यानी कि आप इन्हें क्लास के बाहर यूज नहीं कर सकते। तो फिर आप इसमें रोल नंबर और नेम में अपना नाम कैसे फीड करेंगे, कैसे पहुंचाएंगे? तो इनके लिए यूज होते हैं सेटर। ठीक है, अब सुनिए सेटर अब सेटर कैसे बनाते हैं सेटर, देखिए फील्ड ये ना फील्ड के नाम के आगे, फील्ड के नाम के आगे सेट लिख दिया जाए।
और रिटर्न टाइप और आर्गुमेंट में पैरामीटर फील्ड के नाम के आगे सेट लिख दिया जाए और आर्गुमेंट में पैरामीटर पास किया जाए एंड टाइप void जाए तो उसे सेटर कहते हैं। स्टूडेंट पढ़िए, सेटर के बारे में लिखा है जी मैंने ये, तो ये इनकी पढ़िए जरा, क्या लिखा है मैंने सेटर के बारे में। सर फील्ड के नाम के आगे सेट लिख दिया जाए और आर्गुमेंट में पैरामीटर पास किए जाए एंड रिटर्न टाइप वॉइड कर दी जाए तो उसे सेटर कहते हैं। बस सिंपल से इतनी बात याद रखनी है आपको सेटर के बारे में। मतलब सर फील्ड के पैरामीटर के फील्ड के आगे सिर्फ सेट लिखना है। हाँ बिल्कुल सेट, बस इतना सा काम करना है। देखो इसको ना बाहर लिख देता हूँ, सेटर है ना, मतलब जो डेफिनेशन लिखवाई है ना मैंने सेटर की, इसे बाहर लिख देता हूँ जिससे कि इजी हो जाए इसे रीड करना। ये लीजिए ये सेटर। तो देखो मैं सेटर बनाता हूँ, बताओ किसका सेटर बनाऊं, रोल नंबर का बनाऊं, रोल नंबर का। तो देखो यहाँ लिखो सेट रोल, ठीक है, और आर्गुमेंट में पैरामीटर पास करो। कैसा पैरामीटर है ये, देखो कैसा है, इंटीजर टाइप, यहाँ लिख दो इंटीजर एक्स, ठीक है, कोई भी वेरिएबल का नाम लिख दो और इसके रिटर्न टाइप लिख दो वॉइड। बस बन गया जी सेटर। आपने कहा सर जरा एक बार प्राइवेट का भी बना के दिखाओ, तो लिखो वॉइड सेट नेम और ब्रैकेट में लिख दो जैसा वो है स्ट्रिंग टाइप एक्स। लो जी ये बन गया सेटर नेम का। बस इतनी सी बात होती है, बस इसे कहते हैं सेटर। हाँ जी, रिटर्न में क्या डालेगा ये, मतलब रिटर्न नहीं बेटा, वॉइड कुछ नहीं, ये रिटर्न नहीं करेंगे। सेटर की रिटर्न टाइप नहीं होती ना, गेटर की रिटर्न टाइप होती है, सेटर की नहीं होती। हाँ रिटर्न टाइप नहीं होती। हाँ ये रिटर्न नहीं करेगा, ये केवल सेट करेगा, ये वैल्यू सेट करेगा, गेटर से रिटर्न कराएंगे, ठीक है। तो ये सेटर बन गए, क्या बन गए ये सेटर। बट सर हम जो है इसमें सेटर में ऑब्जेक्ट भी तो क्रिएट करते हैं अंदर। हाँ सेटर अब अगर आपने ये ऑब्जेक्ट ही तो बनाओगे बेटा, स्ट्रिंग क्या है, क्लास ही तो है, क्लास है, इसके अंदर हमको ऑब्जेक्ट तो बनाना है वो। हाँ तो बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे। मतलब सेटर का मतलब होता है वैल्यू सेट करना। अब चाहे वो प्रिमिटिव टाइप की हो चाहे ऑब्जेक्ट टाइप की हो, उससे कोई मतलब नहीं। क्लियर है? ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक। किसी भी टाइप की वैल्यू अगर आप इनिशियलाइज करना चाहते हो तो आपको सेटर की जरूरत पड़ेगी। तो सेटर बनाने का तरीका क्या होता है, फील्ड के नाम के आगे सेट लिख दिया जाए और आर्गुमेंट में पैरामीटर पास कर दिया जाए और रिटर्न टाइप वॉइड कर दी जाए तो उसे सेटर कहते हैं। ये रन टाइम वैल्यू लेता है सर? हाँ जी रन टाइम पे वैल्यू लेगा। जब भी तो मैं पैरामीटर पास किया है, पैरामीटर रखा इसलिए है कि हमें रन टाइम पे वैल्यू प्रोवाइड करनी है। जावा एक मिनट अनिल जी एक चीज आप इस तरह से कर लिए, जावा में हमेशा वैल्यू रन टाइम पे होती है, कंपाइल टाइम पर जावा में वैल्यू होती ही नहीं। ओके सर। हाँ मतलब जावा में कभी भी गलती से भी आप मत कहिएगा कि वैल्यू प्रोवाइड कर दी। जावा में कंपाइलर आपने देखा नहीं था कि जावा में बिना मेन के कंपाइल हो जाता है प्रोग्राम, है ना। तो जब बिना मेन के प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है तो यानी मेमोरी एलोकेशन हो ही नहीं रहा। तो जावा में कंपाइल टाइम पर मेमोरी ना एलोकेट की जाती ना सेट की जाती, कुछ नहीं किया जाता कंपाइल टाइम पे, सारा काम रन टाइम पे ही होना है। ओके सर। इवन आप किसी वेरिएबल को डिफॉल्ट वैल्यू देना चाहते हैं ना, डिफॉल्ट वैल्यू कि इसकी वैल्यू हमेशा यही रहेगी, डिफॉल्ट वैल्यू भी रन टाइम पे दी जाएगी, वो भी कंपाइल टाइम पे नहीं दी जाएगी, ठीक है। चलिए तो स्टूडेंट अब इंडस्ट्री के रूल पे आते हैं। अभी हम जो है अभी हम स्टूडेंट थोड़ी, अब तो प्रोफेशनल है। अगर प्रोफेशनल नाम लिखा जाता है, अगर ये कोई इंडस्ट्री का प्रोग्रामर या डेवलपर काम कर रहा होता तो वो सेटर का जब सेट रोल रखेगा ना तो इसमें से वेरिएबल का नाम को कैपिटल में कर देता है सेट रोल। इसलिए आपने देखा होगा पार से इंट आई बड़ा होता है, देखा था। ऐसे यहाँ पे सेट नेम एन बड़ा कर देगा। वैसे आप छोटा भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री
या डेवलपर की बात करें, डेवलपमेंट की, तो वो हमेशा वेरिएबल का जो नाम है उसके आगे जब सेट लिखेंगे तो वेरिएबल का पहला लेटर कैपिटल कर देते हैं। इसलिए आप जावा में जब भी किसी इनबिल्ट फंक्शन को देखेंगे, इनबिल्ट फंक्शन को सेटर होगा या गेटर होगा, तो आप देखेंगे सेट फिर कैपिटल लेटर से लिखेगा। तो ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि ये कोई मैंडेटरी रूल है, नहीं, आपकी जो मर्जी आप रखें, लेकिन ये इंडस्ट्री का रूल है कि जब आप किसी सेटर को बनाएंगे किसी वेरिएबल का, तो वेरिएबल का जो पहला लेटर है, जैसे रोल नंबर का पहला कैरेक्टर आर है, उसको कैपिटल लिखिए, उसके आगे सेट, तो सेट रोल सेट नेम। अच्छा, अब बताइए स्टूडेंट, ये दोनों सेटर क्या काम करेंगे? इन प्राइवेट वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करेंगे, इसलिए ये खुद होने चाहिए पब्लिक, इनको खुद को पब्लिक होना चाहिए। अगर ये पब्लिक नहीं होंगे तो ये क्लास के बाहर कॉल नहीं होंगे, और अगर ये क्लास के बाहर कॉल नहीं होंगे तो ये वैल्यू सेट कर नहीं सकते। तो हमेशा ध्यान में रखना कि सेटर हमेशा पब्लिक ही होते हैं। लिख दो, इसे भी लिख दो, फील्ड के नाम के आगे सेट लिख दिया जाए और आर्गुमेंट में पैरामीटर पास कर दिया जाए एंड रिटर्न टाइप वॉइड कर दी जाए तो उसे सेटर कहते हैं। कॉमा SETT, सेटर हमेशा हमेशा पब्लिक डिक्लेयर्ड होंगे। ठीक है, सेटर हमेशा पब्लिक डिक्लेयर्ड होंगे, तभी तो वो क्लास के बाहर इन्वोक होंगे। ठीक है, क्लियर। देखिए जी स्टूडेंट, ये सेटर से आपने कहा ठीक है सर अब जरा गेटर भी बनाना सिखा दो, तो स्टूडेंट इसके अंदर ही गेटर बना दे रहा हूँ, अलग से नहीं बना रहा। तो पहले तो डेफिनेशन लिखवा दूं, गेटर की डेफिनेशन, तो इसी की कॉपी कर लो, इसको ही कॉपी कर लो, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो, यहाँ लिख दो गेटर। अब देखो, फील्ड के नाम के आगे आगे गेट लिख दिया जाए, है ना, और आर्गुमेंट में, और आर्गुमेंट देखिए, और आर्गुमेंट एम्प्टी, और आर्गुमेंट एम्प्टी कर दी जाए, आर्गुमेंट एम्प्टी कर दी जाए, एंड रिटर्न टाइप, एंड रिटर्न टाइप में ये फील्ड के नाम के आगे गेट लिख दिया जाए और आर्गुमेंट एम्प्टी कर दी जाए, एंड रिटर्न टाइप में फील्ड का जो डेटा टाइप है, फील्ड का जो डेटा टाइप है उसे रिटर्न किया जाए। हाँ, फील्ड का जो रिटर्न टाइप है उसको रिटर्न किया जाए तो उसे गेटर, और वही वाली बात, गेटर हमेशा पब्लिक होते हैं। चलिए सैंकी पढ़िए क्या लिखा है, सैंकी पढ़िए। सर, फील्ड के नाम के आगे गेट लिख दिया जाए और आर्ग्यूमेंट एम्प्टी कर दी जाए, एंड रिटर्न टाइप में फील्ड का जो डेटा टाइप है उसे ही रिटर्न कर दिया जाए, देन उसको गेटर कहते हैं। गेटर हमेशा पब्लिक होता है। बिल्कुल सही पढ़ा आपने, बिल्कुल सही। अब देखो मैं समझाता हूँ, चलिए पहले तो पब्लिक लिखिए, मैंने आपको बताया ना पब्लिक होते हैं। चलो पब्लिक बाद में लिख देना, चलो छोड़ो, पहले लिखो गेट रोल, और देखो आर्गुमेंट एम्प्टी छोड़ दो, खाली छोड़ दी। चलिए अब ये बताओ रोल का डेटा टाइप कैसा है, रोल का टाइप कैसा, डेटा टाइप कैसा, इंट, और इसके रिटर्न टाइप में इंट लिख दिया जाए, बस ये बन गया गेटर। अब आपको पता है पब्लिक तो ये होगा जब भी तो बाहर कॉल होगा, ये लो पब्लिक। अब ऐसे अगर हम मुझे दूसरे वाले का बनाना है गेटर तो कैसे बनाऊंगा, गेट नेम, एम्प्टी छोड़ दूंगा आर्गुमेंट, ठीक है, और इसकी रिटर्न टाइप क्या, नेम का डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग, तो यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दो, ये बन गया, यानी कि स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, और पब्लिक लिख दो, लो जी बन गया ये। अब इसके अंदर आप क्या लिखोगे, इसके अंदर लिखोगे आप रिटर्न रोल, ठीक है, और इसके आगे लिखोगे रिटर्न नेम, और इसके अंदर क्या लिखते हैं, इसके अंदर आप लिखते हैं रोल नंबर बराबर x, और इसके अंदर लिखते हैं आप नेम बराबर x। ये होते गेटर, और ये नीचे वाले हैं, ऊपर वाले GETR गेटर सेटर, ये हैं, ये होते हैं जी गेटर सेटर, गेटर एंड सेटर।
तो मैंने ये लिखा है, फील्ड के नाम के आगे गेट लिख दिया जाए और आर्गुमेंट एम्प्टी कर दी जाए, यानी खाली छोड़ दी जाए। और रिटर्न टाइप में फील्ड का जो डाटा टाइप है, फील्ड का जो डाटा टाइप है, जैसे रोल का डाटा टाइप क्या है, इंट, देखा ये तो लिखा है, उसे रिटर्न कर दिया जाए तो उसे गेटर करते हैं। लीजिए, ये बिल्कुल कंप्लीट आपका स्ट्रक्चर है गेटर एंड सेटर का। स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर अभी बताता हूं, पहले गेटर सेटर आप कंप्लीट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, कोई डाउट हो किसी को किसी भी तरह का, मुझसे पूछ लीजिए, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। कोई भी स्टूडेंट, अब अमृता है, दीक्षा है, अनिल है, सैंकी है, और आकाश है, और नतेश है, और रोहित है, और विकास है। आज वो नहीं आए, महागवेंद्र नहीं आए, रोहित है। किसी को भी कोई डाउट हो स्टूडेंट पूछ लीजिए, ये रहा आपके सामने। सर एक बार यो समझ नहीं आया मेरे को इसका। कौन सी चीज समझ में नहीं आई बताइए? सर एक बार दोनों का यूज बता दो, यूज के ऊपर। हाँ, यूज करके दिखा रहा हूँ, अभी प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। चलिए प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, जब ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए प्रैक्टिकल कर दीजिए। हाँ जी, पूछिए। जैसे आपने गेटर सेटर किया है, ये कंपलसरी है कि दोनों ही एक साथ लिखे जाएंगे, या सिर्फ गेट का भी, खाली गेट का यूज भी कर सकते हैं? आप गेट का भी यूज कर सकते हैं, वो अभी आगे आता है। हाँ, लिखवा रहा हूँ। हाँ, लिखवा दे रहा हूँ। वो नहीं है कंपलसरी, नहीं कंपलसरी नहीं है, मैं लिखवा दे रहा हूँ। कोई ये चीज भी मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ। बिकॉज सर C# में जो था वो एरर देता था विदाउट, या एक गेट लिखते थे या सेट लिखते थे। नहीं, C# में गेटर और सेटर के साथ साथ, मतलब आप गेटर, मैं आपको बताता हूँ कैसे है, देखो जो आप फिर समझ में आ जाएगा। पहले मैं यहाँ लिख दूँ गेटर SETT सेटर, ठीक है, ये गेटर सेटर होगा। और ये लीजिए, चलिए एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। लीजिए, नोट करके लिख देता हूँ। नोट, देखिए, अगर क्लास में केवल सेटर मेथड हैं, समझ गए? अगर क्लास में केवल सेटर मेथड्स हैं तो वो क्लास राइट ओनली होगी। आप उस क्लास में राइट तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें से रीड नहीं कर सकते। समझ गए जी? क्लियर है? आप डाटा उसमें लिख तो सकते हो, लेकिन उसमें से डाटा, लिखे हुए डाटा को रीड नहीं कर सकते। और अगर क्लास में केवल गेटर मेथड्स होंगे तो वो क्लास रीड ओनली होगी। आप उसमें से डाटा रीड तो कर सकते हो, लेकिन आप उसमें डाटा राइट नहीं कर सकते, ठीक है? वो रीड ओनली होगी। और जिसमें गेटर और सेटर दोनों होंगे, है ना, वो रीड और राइट दोनों होंगी। अगर क्लास में गेटर एंड सेटर दोनों मेथड्स हैं तो वो क्लास रीड एंड राइट, मतलब आप उसमें डाटा रीड भी कर सकते हैं उससे और डाटा राइट भी कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? क्लियर? यस सर। अगर आप अपनी क्लास में केवल सेटर मेथड बना रहे हैं तो वो क्लास केवल राइट ओनली है। आप वहां पे डाटा जाके लिख तो सकते हो, लेकिन आप वहां से रीड नहीं कर सकते। मतलब कहने का है कि वहां पे अगर पहले से कोई डाटा लिखा हुआ है ना, अब मैं कहूँ जरा पढ़ के बताना इसके अंदर क्या लिखा हुआ है इस क्लास के अंदर, आप कहोगे जी नहीं पढ़ सकता, सिर्फ राइट ओनली है, लिख सकते हैं, पढ़ नहीं सकते। और अगर आपने केवल गेटर बनाए हैं तो आप वहां पे जाके लिख तो सकते हो, लेकिन आप वहां पे जाके लिख नहीं सकते, रीड कर सकते हो। मैंने कहा जरा डाटा रीड करना, तुमने रीड कर दिया, मैंने यार इसमें कुछ चेंजेस कर दो, आप कहोगे नहीं चेंजेस नहीं हो सकते सर, ये रीड ओनली है। अब आगे समझ में? चलिए, और अगर क्लास में गेटर और सेटर दोनों हैं तो आप रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया? चलिए, हेलो स्टूडेंट्स, किसी को कोई डाउट? हेलो स्टूडेंट? नहीं है सर। पूछ ले करिए, अगर हाँ कोई डाउट होया करे तो फौरन पूछ ले करिए, क्योंकि देखो हाँ, क्योंकि अब क्या आता है, हम ऑनलाइन में बस एक यही दिक्कत है कि आप हमारे सामने नहीं बैठे, हमें पता ही नहीं है आपके एक्सप्रेशंस क्या आ रहे हैं, वरना एक्सप्रेशन से पता चल जाता है बच्चों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा।
चलिए, तो अब प्रैक्टिकल अप्रोच देख लो। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि थोड़ा क्लियर नहीं है, बिल्कुल सही बात है, हम आपको प्रैक्टिकल अप्रोच में दिखा देते हैं। गेटर एंड सेटर, लीजिए देखिए, एक क्लास लिखी मैंने स्टूडेंट, लीजिए स्टूडेंट क्लास, और इसके अंदर मैंने प्राइवेट में एक इंटीजर वेरिएबल लिया रोल, और प्राइवेट में एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया नेम। ठीक है, अब अगर विदाउट गेटर, आप इसे विदाउट गेटर सेटर भी बना सकते हो, बिना गेटर सेटर के, लेकिन उसमें एक दिक्कत आएगी आगे चल के, जब बड़ी प्रोग्रामिंग में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो अगर आप विदाउट गेटर सेटर बना रहे हो तो चलिए देखिए, मैं आपको दोनों तरह से बता देता हूं। विदाउट गेटर एंड सेटर, ठीक है, विदाउट गेटर सेटर के अगर आप प्रोग्राम बना रहे हो तो प्रोग्राम बन जाएगा, रन भी करेगा, आउटपुट भी आएगा, लेकिन आगे चलकर आपको एक प्रॉब्लम फेस करने को हो सकती है। वो क्या है कि अगर आपको किसी भी वेरिएबल को मॉडिफाई करना पड़ गया, एडिट करना पड़ गया, तो वो आप नहीं कर सकते अगर आपने गेटर सेटर नहीं बनाए तो। क्लियर है? आप कहेंगे कैसे, मतलब देखो, अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। विदाउट गेटर सेटर अगर हम प्रोग्राम बना रहे हैं तो क्या होगा, तो देखिए, विदाउट गेटर सेटर प्रोग्राम बनाते हैं तो आपने एक पब्लिक में फंक्शन बनाया जिसका नाम रख लिया इनपुट, कुछ भी नाम रख लो इनपुट, और इसके अंदर ही आपने दोनों वेरिएबल एक्सेस करा लिए, एक ले लिया आपने इंटीजर x और एक ले लिया आपने स्ट्रिंग टाइप y। ठीक है, यही रोल नंबर और नेम, तो इसको रोल नंबर को r लिख लो, नेम को n लिख लो। चलिए, अब आपने क्या किया, यहाँ पर रोल नंबर को तो r दे दिया, ठीक है, और नेम को आपने n दे दिया। लीजिए, हो गया सॉल्व। ये हो गया आपका इनपुट फंक्शन। फिर आपने इसी तरह का एक फंक्शन बनाया आउटपुट, पब्लिक वॉइड आउटपुट, विदाउट गेटर सेटर है, और फिर इसके अंदर आपने कहा, देखते रहिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन। फ्यूचर में आपको ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। ये आपने लिखा रोल नंबर, लीजिए ये रोल हो गया, दूसरा लिखा आपने नेम, ये लीजिए, ये नेम प्रिंट हो गया स्टूडेंट। ये लीजिए, ये एक अप्रोच है, एक नॉर्मल अप्रोच है जो हम अधिकतर यूज करते हैं अगर जब हमें गेटर सेटर की नॉलेज नहीं होती। तो हमने यही पढ़ा है कि क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को उसी क्लास के पब्लिक मेंबर से कॉल किया जा सकता है। तो लीजिए, ये रहे आपके सामने। तो स्टूडेंट, यहाँ पे इनपुट गेट सेटर नहीं है, ये एक मेथड है, आउटपुट भी एक मेथड है, ये गेटर नहीं है, लेकिन ये काम वही करेंगे जो गेटर सेटर करते हैं, काम वही करेंगे, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आएगी जहां पर ये दोनों फेलियर हैं, उस टाइम आपको महसूस होगा कि गेटर सेटर लिखने चाहिए। ठीक है, चलिए पहले मैं इसको सक्सेस करके दिखाता हूं, फिर इनका फेलियर पॉइंट दिखाऊंगा कि फेलियर कब होंगे। लीजिए, तो आप एक क्लास बना दी जिसका नाम आपने रख दिया बॉस 1, ठीक है जी, और इसमें लिखा आपने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, फिर आपने स्ट्रिंग args। लीजिए, हो गया स्टूडेंट। अब आपने मुझसे कहा कि सर रोल नंबर और नेम जरा फीड कर दो, तो देखो प्राइवेट मेंबर है, क्लास के बाहर तो एक्सेस हो ही नहीं सकता। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि आपने एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया s1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। लीजिए, ऑब्जेक्ट बन गया। अब आप अगर यहाँ पे लिखें s1 डॉट रोल और बराबर लिख दें 101, तो एरर आ जाएगी, ये फौरन आपसे कह देगा कि आप रोल नंबर सेट नहीं कर सकते, आप रोल नंबर सेट नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह से आपने यहाँ लिख दिया s1 डॉट नेम, तो ये नेम को भी आपको मना कर देगा, कहेगा कि आप नेम भी सेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दोनों प्राइवेट मेंबर हैं। अब क्लास के जो प्राइवेट हैं ये क्लास के बाहर एक्सेसिबल होते ही नहीं, ना ईजा में ना हैजा में, कोई से भी रिलेशन में ये क्लास के बाहर दोनों वेरिएबल जाएंगे ही नहीं। अब क्या किया जाए, कैसे रोल नंबर नेम सेट किया जाए, तो उसमें आप इनपुट का यूज करिए। तो आप देता है क्या करेंगे, आप यहां पर फंक्शन कॉल करेंगे s1 डॉट इनपुट, इसे कॉल करें और दोनों चीज प्रोवाइड करिए, रोल नंबर भी प्रोवाइड करें और नेम भी प्रोवाइड करेंगे, दोनों एक साथ। तो देखो, ये 101 तो गया r में और ये कमल गया n में। ठीक है, r को आपने कहां सेट कर दिया, रोल में, और n को कहां सेट कर दिया, नेम में। क्लियर है? ठीक है,
चलिए अब आउटपुट पे आ जाइए, डॉट आउटपुट, और जैसे यहाँ पर आप आउटपुट को कॉल करोगे तो ये रोल नंबर और नेम आपके प्रिंट हो जाएंगे। बिल्कुल सिंपल सा प्रोग्राम है, इसमें कोई ऐसी मैंने कोई ट्रिक अपनाई नहीं, कोई ऐसी भी चीज जो आपको समझ में ना रही हो। इसके थ्रू आपने वैल्यू सेट करी है, नेम और रोल नंबर और नेम, इसके थ्रू आपने आउटपुट लिया है। चलिए अब इस प्रोग्राम को रन करके दिखाते हैं और ये प्रोग्राम सक्सेस है, यानी सही आउटपुट देगा आपको। लीजिए देखिए, ई ड्राइव में रोहित नाम के फोल्डर में गेटर सेटर वाले फोल्डर में ये boss1 के नाम से मैंने सेव कर दिया, boss1.java। लीजिए सेव हो गया। चलिए देख लीजिए गेटर सेटर और ये रहा बॉस। ठीक है स्टूडेंट, चलिए मैं इसे कंपाइल करके दिखाता हूँ, cmd। अब आप लिखिए जवैक boss1.java, देखिए कंपाइल हुआ कि नहीं हुआ। देखिए प्रॉपर कंपाइल हो गया बिना किसी एरर के। चलिए आपने रन किया, चलिए रन करके देखते हैं कि हुआ कि नहीं हुआ। फंटास्टिक, रन भी हो गया। देखिए रोल नंबर बराबर 101 और नेम बराबर कमल। बिल्कुल फर्स्ट क्लास प्रोग्राम चला, बिना किसी एरर के, बिना किसी एक्सेप्शन के, प्रोग्राम बिल्कुल प्रॉपर रन करा है। अब स्टूडेंट मैंने कहा कि मुझसे गलती हो गई, ये रोल नंबर 101 नहीं था, 102 था। अब बताओ कैसे सेट करूं? करो सेट, कैसे सेट करोगे? ये है यहां पर फंसने वाली बात। कैसे सेट करोगे पता है? बच्चे क्या कहते हैं, सर इनपुट को दोबारा कॉल कर लो। बिल्कुल सही, इनपुट अगर दोबारा कॉल करोगे तो प्रोवाइड तो आपको दोनों चीज करनी पड़ेगी बेटा। आपको रोल नंबर भी लिखना पड़ेगा, तो साथ में नाम भी तो लिखना पड़ेगा। नाम भी तो एडिट हो रहा है, लिखना वही है कमल। तो जब कमल को, जब रोल नंबर चेंज हो रहा है, ठीक है बिल्कुल सही है, 101 से 102 हो रहा है, लेकिन नाम तो वही है कमल, तो मैं उसे दोबारा से एडिट क्यों कर रहा हूं? नाम तो मुझे एडिट करना ही नहीं था, मुझे सिर्फ रोल नंबर एडिट करना था। तो सिर्फ इनपुट रोल नंबर के लिए चलना चाहिए था ना, कमल क्यों डलवा रहा है मुझसे? डालना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि इनपुट के अंदर दोनों आर्गुमेंट आप पास करोगे तभी वो रन करेगा। अगर आपने केवल रोल नंबर पास किया तो एरर आ जाएगी। क्लियर हो गई बात? अब आपने कहा ठीक है सर, अब इसको दोबारा से आउटपुट करके देखिए, देखते रहना आउटपुट। ये लीजिए आउटपुट कॉल करा मैंने। अब देखिए पहले तो आंसर आएगा 101 कमल, फिर दोबारा में आंसर आएगा 102 और कमल। चलिए मैं एक लाइन खींच देता हूं बीच में, एक लाइन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन। लीजिए स्टूडेंट, रोल नंबर चेंज हो गया, रोल नंबर एडिट हो गया, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन साथ में नाम भी तो एडिट कर रहा उसने। ये देखो ना, ये देखो 102 हो गया रोल नंबर और कमल भी आ रहा है। लेकिन स्टूडेंट क्लाइंट को तो समझ में आया कि क्लाइंट को 102 नजर आ रहा है, लेकिन अंदर तो आपने देखा ना कि मुझे कमल भी फीड करना पड़ रहा है, जबकि कमल तो मुझे चेंज करना ही नहीं था। ये है स्टूडेंट एक फंक्शन की दिक्कत। अगर आप फंक्शन बनाते हैं तो आपको दोनों आर्गुमेंट पास करनी पड़ेंगी, जबकि आप अब मान के चलो मुझे रोल नंबर चेंज नहीं करना था, तो मजबूरी में यहाँ पर 101 लिखो, अब कमल को लिख दिया आपने कमला, ये लिखा आपने, कुछ और लिख दो, मोनिका लिख दो, ये लो। स्टूडेंट रोल नंबर वही रखना है, लेकिन मोनिका नाम चेंज करना है। तो स्टूडेंट क्या हो रहा है, रोल नंबर भी तो लिखना पड़ रहा है आपको, मजबूरी में करना है, नाम चेंज लिखना पड़ रहा है, रोल नंबर भी साथ में। ये देखो अब रोल नंबर देखो चेंज नहीं होगा, रोल नंबर 101 ही रहा नहीं रहा, नाम चेंज हो गया। लेकिन स्टूडेंट आपको प्रोवाइड तो दोनों चीज करनी पड़ रही है ना, ये दिक्कत है फंक्शन के साथ, एक नॉर्मल गेटर और नॉर्मल मेथड के साथ। अब यही अगर आपने गेटर सेटर से बनाया होता तो आप जिसको चाहते उसको सेट कर देते। अब आ रही समझ में स्टूडेंट्स आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर, यस सर, यस सर। आपको यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या दिक्कत महसूस हो रही है आपको, कि अगर आपको एक चीज सेट करनी है उसके साथ आपको दूसरी इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करनी पड़ रही है। ठीक है, तो देखो आपको दोनों इंफॉर्मेशन सेट नहीं होंगी। आप एक सेट करके देख लो। आपने कहा सर ऐसा करो, सिर्फ नाम सेट करके दिखा दो, सिर्फ नाम चेंज करना है, रोल नंबर जो है वही रहना, मुझे सिर्फ नाम चेंज करना है। एरर फौरन क्या देगा, एरर कि मुझे चाहिए इंट वाला और आपको मिला है स्ट्रिंग वाला, एरर आ गई स्टूडेंट फौरन। मेथड इनपुट इन क्लास स्टूडेंट कैन नॉट बी अप्लाइड,
कह रहा है टू ए गिवन टाइप, कह रहा है इस टाइप के लिए अलाउड नहीं है। आपको पहले रिक्वायर्ड, पहले आपको इंट डालना पड़ेगा, फिर स्ट्रिंग डालना पड़ेगा। देखा, उसने मना कर दिया कि नहीं हो सकता जी ऐसा, तो मजबूरी में वही पुराना रोल नंबर आपको यहाँ लिखना पड़ रहा है। ये थी कमी एक नॉर्मल मेथड की, अगर आप नॉर्मल मेथड से प्रोग्रामिंग करते हैं। अब आप देखिए सेव, अब मैं गेटर सेटर से बनाता हूं फाइल सेव एज, अब इसका नाम रख देता हूं boss2.java, ठीक है। अब लिखते हैं विद गेटर सेटर। अब आप क्या करेंगे, देखिए अब आप यहां लिखिएगा सेट रोल और इसमें सिर्फ इंटीजर वेरिएबल पास करिए। ओके स्टूडेंट, ये लीजिए, ये बंद कर दिया। अब इसी तरह से एक दूसरा बनाइए, सेट नेम, नेम, और इसके अंदर नेम प्रिंट कराइए। लीजिए, ये लीजिए, ओके, देख लीजिए, ये हो गए सेटर, ये सेटर है। अब गेटर आ गए, यहां लिखा आपने इंट इंट गेट रोल, गेट रोल, तो यहां पे लिखिए रिटर्न करे रोल। चलिए इसी तरह दूसरा लिखिए पब्लिक स्ट्रिंग गेट नेम, रिटर्न करे नेम। ये हो गई गेटर, ये गेटर, ये सेटर। अब कहेंगे आप इसका बेनिफिट, अब आपको बेनिफिट दिखाते हैं। लीजिए स्टूडेंट, ये रहा स्टूडेंट बन गया। आपने कहा s1 डॉट सेट रोल, रोल नंबर सेट कर दो, आपने कहा जी 101। फिर s1 डॉट सेट सेट नेम, इसका नाम सेट कर दो दीपक। आपने कहा ठीक है स्टूडेंट, दोनों प्रिंट करा दो। सिस्टम एक तो मजे की बात यह है कि जिस प्रॉपर्टी को चाहते हो केवल वही प्रॉपर्टी प्रिंट होगी। उस वाले केस में जब आउटपुट लिखते हो तो नेम और रोल नंबर दोनों प्रिंट होते हैं। अब मुझे केवल नेम प्रिंट कराना था, मुझे तो रोल नंबर प्रिंट नहीं कराना, लेकिन वहां पर आउटपुट लिखने से प्रिंट दोनों ही होंगे। आपने कहा ऐसा नहीं हो सकता केवल नेम नेम प्रिंट हो जाए, नहीं हो सकता। केवल रोल नंबर प्रिंट हो जाए, नहीं हो सकता, दोनों ही प्रिंट होंगे। और गेटर सेटर अगर बना रहे हैं तो जिस प्रॉपर्टी को चाहते हैं केवल वही प्रॉपर्टी सेट होगी, और जिसको प्रिंट कराना चाहते हैं वही प्रॉपर्टी प्रिंट होगी। तो प्रिंट लाइन, तो आपने यहां लिख दिया देखो s1 डॉट गेट रोल, तो केवल रोल नंबर ही प्रिंट होगा, केवल रोल नंबर ही प्रिंट होगा। अगर आपने यहाँ पर गेट नेम नहीं लिखा तो, अब गेट नेम लिख रहे हैं तो नेम भी प्रिंट होगा, तो रोल नंबर और नेम प्रिंट होगा। देखिए देखिए स्टूडेंट, वही प्रोग्राम boss2 के नाम से। मैंने अंदर चेंज कर लिया, नहीं करा, नहीं करा स्टूडेंट, यहाँ पे भी 2 लिखना था। दोबारा सेव करो, हो गया। चलिए अब के कंपाइल करो, देखिए कंपाइल हो गया। और देखिए ये रन किया मैंने, ये देखिए ये रोल नंबर, ये नेम आ गया, रोल नंबर नेम। अब आपने कहा स्टूडेंट ये तो गलत हो गया, वो 101 नहीं था, वो 103 था रोल नंबर, नाम तो दीपक ही है, लेकिन रोल नंबर 103 है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, सीधा लिखो s1 डॉट सेट सेट रोल, केवल रोल नंबर ही चेंज होगा 103। देखा, अब आप चाहे प्रिंट करा के देख लो, दोबारा से प्रिंट करा के देख लो, तो केवल रोल नंबर ही चेंज हुआ है स्टूडेंट, नेम चेंज नहीं होगा। एक लाइन खींच दी मैंने नीचे, लीजिए अब के देखिए। तो ये चीज तो आपको पहले भी देखने को मिल रही थी इसी तरह, लेकिन उसमें आपको नेम भी तो लिखना पड़ रहा था ना साथ में। ये देखिए केवल आपने रोल नंबर चेंज करा, ये देखिए सेट रोल, केवल रोल नंबर ही चेंज हुआ है, नेम तो चेंज नहीं हुआ ना। उस वाले केस में आपको रोल नंबर नेम दोनों लिखने पड़ रहे थे। क्लियर हो गई स्टूडेंट्स, डाउट क्लियर? यस सर। हाँ जी पूछिए, हाँ जी पूछिए। एक ही लाइन में हम गेटर सेटर दोनों लिख सकते हैं प्रिंट करवाने के लिए? हाँ लिख सकते हैं, उसमें क्या फर्क है, पहले सेटर कॉल कर लो फिर गेटर कॉल कर लो। प्लस लगा के? क्या लगा के? प्लस? हाँ मतलब जैसे हम नॉर्मली लगाते हैं कि हमें ये भी करवाना है प्रिंट, तो भैया पहले वैल्यू सेट होगी उसके बाद ही तो गेट होगी, दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? जब तक पहले वैल्यू सेट नहीं होगी गेट कैसे हो जाएगी? प्रिंट करवाने के लिए कह रहा हूँ, प्रिंट करवाने के लिए। तो प्रिंट करवाते समय क्या सेटर की रिटर्न टाइप है? सेटर रिटर्न करता है जब प्रिंट हो जाएगा, सेटर की रिटर्न टाइप नहीं होती ना, तो आप प्रिंट में लिख ही नहीं सकते उसे। प्रिंट में हमेशा वही चीजें लिखी जाती है जो गेट जो रिटर्न करती होगी।
अरे भैया जब प्रिंट सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लिंक के अंदर तुम लिखोगे कैसे s1 डॉट सेट रोल, जब इसकी रिटर्न टाइप ही नहीं है। प्रिंट लाइन के अंदर केवल वही चीज तो लिखी जाएगी जो रिटर्न करती होगी, तभी तो प्रिंट होगा। अब जैसे यहाँ पे सेट रोल है, इसकी रिटर्न टाइप तो वॉइड है, तो आप इसको फंक्शन के अंदर लिख कैसे सकते हो जबकि रिटर्न टाइप वॉइड है, ये कुछ रिटर्न ही नहीं करेगा, तो आप इसको लिख भी नहीं सकते। समझ में आ गया? दोनों एक साथ नहीं हो सकते। क्या आप ऐसे कह रहे हो कि ऐसे हो जाएगा? ऐसे कैसे हो सकता है, सोचने वाली बात है। प्रिंट लाइन और आप यूं कह रहे हैं कि s1 डॉट सेट नेम सेट रोल लिख दो और इसके आगे ऐसे प्लस करके लगा दो s1 डॉट गेट रोल। अरे भाई ये तो हो सकता है, क्योंकि ये क्या रिटर्न ला के देगा तुम्हें? रोल नंबर। इसकी तो रिटर्न टाइप कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे एरर दे देगा क्योंकि इसकी रिटर्न टाइप नहीं है, वॉइड है। और वॉइड को प्रिंट कराया नहीं जा सकता। वॉइड की जब फंक्शन वही तो प्रिंट होता है जिसकी रिटर्न टाइप होती है। अगर किसी फंक्शन की रिटर्न टाइप है ही नहीं तो वो प्रिंट ही भी नहीं हो सकता। सर वो तो मुझे भी पता है, लेकिन मैं सेट के लिए नहीं गेट के लिए कह रहा था। क्या गेट के लिए गेट के लिए दोनों प्लस करने के लिए साथ में हो रहा था कि गेट रोल भी लिख दे गेट नेम भी लिख दे, इस तरह से इन दोनों को। वही वाला। हाँ वो तो नेम रोल नंबर आप एक साथ दे ही सकते हो। वही कह रहा था। वही मैं कह रहा था, मैं तो गेट मैंने इसलिए सेट को तो कहा ही नहीं। ठीक है ठीक। तो ये आप दोनों हाँ एक साथ लिख सकते हो। तो लीजिए ये आगे दोनों एक साथ आएंगे, फिर एक ही लाइन पे, अलग अलग नहीं आएंगे। फिर ऐसे आएंगे 101 और इसी के आगे दीपक आएगा। ठीक है चलिए, तो ये होते हैं गेटर सेटर। तो गेटर सेटर का यूज किस लिए किया जाता है? प्राइवेट मेंबर्स को इंडिविजुअली गेटर सेट करने के लिए गेटर सेटर्स का यूज होता है। क्लियर है? ये रहे सर जब नॉर्मल मेथड बनाते हैं, हेलो हाँ जी, सर जब नॉर्मल मेथड बनाते हैं तो हर टाइम पे ये गेटर सेटर वाला ही बनाना जरूरी होता है, मतलब ये ज्यादा बेनिफिशियल होता है। अभी आपने दोनों में क्या डिफरेंस देखा? भाई उसमें क्या कहते हैं, उसमें एक साथ जितनी भी वैल्यू रहेगी सबको कॉल करनी पड़ेगी। इसमें जो वैल्यू हमें चेंज करनी है केवल वही वाली कॉल करेंगे, वही वाली सेट करेंगे। यही इन दोनों में डिफरेंस है। इसके हिसाब से ही आपको प्रोग्राम डिजाइन करना है। एक साथ वैल्यू देनी है तो आप बिना गेटर सेटर के बना लीजिए, अलग अलग वैल्यू देनी है तो आप गेटर सेटर करके बनाइए। ये तो प्रोग्राम की नीड के ऊपर बात है कि प्रोग्राम कैसा मांग रहा है आपसे। अगर प्रोग्राम में बाद में मॉडिफिकेशन आ रहे हैं कि एक बार डाटा इंसर्ट करने के बाद मॉडिफिकेशन हो सकता है डाटा में, तो आपको गेटर सेटर से ही बनाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने उसको नॉर्मल मेथड से बनाया तो एक बार इंसर्ट करने के बाद आप उस एग्जिस्टिंग डाटा में चेंजेस नहीं कर सकते नॉर्मल मेथड से, वो गेटर सेटर से ही होते हैं। क्लियर? चलिए अब आता है आपका अगला मेथड कंस्ट्रक्टर। ठीक है तो ये मेथड्स के बारे में चल रहा है। तो अभी आपने मेथड कौन सा पढ़ा? अभी आपने मेथड पढ़े गेटर सेटर ये पढ़े हैं। ये गेटर सेटर हो गए। ठीक है गेटर सेटर, इससे पहले मैंने अभी आपको पढ़ाया था क्लास ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज। चलिए अब आता है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर। चलिए क्लोज। अब सुनिए जी कंस्ट्रक्टर के बारे में। कंस्ट्रक्टर भी क्लास का एक मेथड ही है, स्पेशल मेथड है। ये भी मेथड की तरह ही वर्क करेगा लेकिन थोड़ा सा अलग हटके है। वो क्या बात है वो मैं आपको लिखवाने जा रहा हूँ। चलिए CONSTRUCTUR कंस्ट्रक्टर मेथड। पहला पॉइंट ये स्पेशल मेंबर मेथड ऑफ ए क्लास because its name is same as a class name। पहला इसका स्पेशल होने की पहली वजह क्या कि इसका नाम और क्लास का नाम सेम होता है। मतलब जो क्लास का नाम होगा
उसी नाम से आपको फंक्शन डिक्लेयर करना होगा, इसलिए इसको स्पेशल कहा जाता है। इट इज ए स्पेशल मेंबर मेथड ऑफ ए क्लास बिकॉज इट्स नेम इज सेम एज ए क्लास नेम, क्योंकि इसका नाम और क्लास का नाम सेम होता है, इसलिए इसको स्पेशल मेंबर मेथड कहा जाता है। बाद में अभी प्रैक्टिस बाद में करेंगे, पहले थ्योरी लिखवा दो। दूसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, it is a it has no return type, it has no return type not even void, इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, यहां तक कि इसके आगे void भी नहीं लिखा जाता। जबकि अगर किसी फंक्शन की रिटर्न टाइप, एक नॉर्मल फंक्शन की बात कर रहा हूं, मेथड की, अगर किसी नॉर्मल मेथड की रिटर्न टाइप नहीं होती तो वहां पर void लिखना मैंडेटरी होता है। अगर आप void नहीं लिखेंगे तो एरर आ जाएगी। कंस्ट्रक्टर के केस में void नहीं लिखते, मतलब रिटर्न टाइप ही नहीं होती, इवन void भी नहीं लिखा जाता। तो इट हैज नो रिटर्न टाइप नॉट इवन void, यहां तक कि उसके आगे void भी नहीं लिखा जाएगा, इसलिए स्पेशल है। इसके स्पेशल होने की वजह बता रहा हूं मैं। इट इज ए स्पेशल मेंबर मेथड ऑफ ए क्लास बिकॉज इट्स नेम इज सेम एज ए क्लास नेम। दूसरा, इट हैज नो रिटर्न टाइप नॉट इवन void, इसकी रिटर्न टाइप भी नहीं होती, void भी नहीं लिखा जाता। दूसरा देखिए, it always declared as non-static, हमेशा नॉन स्टैटिक होता है। इट ऑलवेज डिक्लेयर्ड एज नॉन स्टैटिक, ठीक है, समझ में आ गया। कंस्ट्रक्टर हमेशा नॉन स्टैटिक होता है, आप उसके आगे स्टैटिक नहीं लिख सकते, लेकिन void पब्लिक स्टैटिक, void मेन, ऐसे कंस्ट्रक्टर स्टैटिक नहीं होते। कंस्ट्रक्टर ऑलवेज डिक्लेयर्ड एज नॉन स्टैटिक। आगे ब्रैकेट में लिख देता हूं, इसलिए इसका ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करके कॉल करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। कंस्ट्रक्टर की कंस्ट्रक्टर स्टैटिक। अच्छा, एक चीज बता दूं, ये जावा की कहानी है सिर्फ, और क्लासेस में होते हैं। जावा में कंस्ट्रक्टर स्टैटिक नहीं होते, जावा में कंस्ट्रक्टर स्टैटिक नहीं होते, जबकि और लैंग्वेज में स्टैटिक कंस्ट्रक्टर होते हैं, जावा में नहीं होते, ठीक है। जावा में हमेशा नॉन स्टैटिक ही होंगे। चलिए चौथा पॉइंट, कंस्ट्रक्टर की नहीं होती, ध्यान रखिए, कंस्ट्रक्टर कभी भी इनहेरिट नहीं होते, यानी कि पेरेंट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो इनहेरिट होकर चाइल्ड क्लास में नहीं जाएगा। कंस्ट्रक्टर की इनहेरिटेंस नहीं होती, हमेशा ध्यान रखिएगा। कंस्ट्रक्टर नेवर बी इनहेरिटेड, किसी भी लैंग्वेज में कंस्ट्रक्टर कभी भी इनहेरिट नहीं होते, कंस्ट्रक्टर की इनहेरिटेंस नहीं होती, हमेशा ध्यान में रखिएगा। ये वही स्पेशल पॉइंट्स हैं जो मैं लिखवा रहा हूं। अब फंक्शंस की इनहेरिटेंस होती है, फंक्शन स्टैटिक और नॉन स्टैटिक दोनों तरह के हो सकते हैं। फंक्शन के रिटर्न टाइप लिखना मैंडेटरी होता है, फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है, कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा क्लास के नेम पे होगा, कंस्ट्रक्टर की रिटर्न टाइप नहीं होगी, यहां तक कि void भी नहीं लिखना। कंस्ट्रक्टर हमेशा नॉन स्टैटिक होते हैं, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर होते ही नहीं। कंस्ट्रक्टर की इनहेरिटेंस नहीं होती, मेथड की इनहेरिटेंस होती है, देखा। तो ये स्पेशल पॉइंट्स हैं जो इसको एक नॉर्मल मेथड से अलग कर रहे हैं। चलिए अगला पॉइंट, कंस्ट्रक्टर का मेन ऑब्जेक्टिव, कंस्ट्रक्टर का मेन ऑब्जेक्टिव क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर का मेन ऑब्जेक्टिव TIVE, क्लास, कंस्ट्रक्टर का मेन ऑब्जेक्टिव क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना होता है यूजिंग न्यू ऑपरेटर, न्यू ऑपरेटर की हेल्प से कंस्ट्रक्टर क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है, ठीक है। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्टर की हेल्प से SYS सिस्टम डिफाइन डिफॉल्ट वैल्यूज को कंस्ट्रक्टर की हेल्प से
सिस्टम डिफाइंड डिफॉल्ट वैल्यूज को प्रोग्रामर की वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हैं। आई समझ में? जावा में गार्बेज वैल्यू तो होती नहीं, मैम ने आपको पहले ही बताया था कि जावा में डिफॉल्ट वैल्यू होती है, जावा में गार्बेज वैल्यू नहीं होती। मतलब यह है कि अगर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं जैसे इंट ए, और आप उसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं कर रहे और आप उस ए को प्रिंट करा के देखना तो आंसर आएगा 0। जबकि C++ में वेरिएबल को अगर आपने इनिशियलाइज नहीं किया और उसे प्रिंट करा के देखोगे तो वहां आएगी गार्बेज वैल्यू। जावा में गार्बेज वैल्यू नहीं होती, जावा में डिफॉल्ट वैल्यू होती है। अगर आप उस डिफॉल्ट वैल्यू को रिप्लेस करना चाहते हैं प्रोग्रामर की वैल्यू से तो आप कंस्ट्रक्टर का यूज कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टर की हेल्प से सिस्टम डिफाइंड डिफॉल्ट वैल्यूज को प्रोग्रामर की वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हैं। ये भी एक इसका फीचर है, जबकि ये फीचर आपको उसमें नहीं मिलेगा मेथड में, ये फीचर कंस्ट्रक्टर का फीचर है, तो इसलिए इसको कहा गया है कि ये स्पेशल है। तो ये स्पेशल होने की वजह लिखवाई जा रही है आपको, 7वीं वजह। कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग हो सकती है। मतलब क्लास के अंदर आप एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर लिख सकते हैं, कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग हो सकती है, लेकिन ओवरराइडिंग नहीं हो सकती। ये ध्यान रखना, ओवरलोडिंग हो सकती है, ओवरराइडिंग नहीं हो सकती। क्लियर है? क्यों नहीं हो सकती? अगर वो पूछ ले एग्जामिनर क्यों नहीं हो सकती, तो आप कहेंगे सर कंस्ट्रक्टर की जब इनहेरिटेंस ही नहीं होती तो ओवरराइडिंग नहीं हो सकती। ओवरराइडिंग जो कंसेप्ट है वो इनहेरिटेंस में होता है और कंस्ट्रक्टर की इनहेरिटेंस होती नहीं, इसलिए कंस्ट्रक्टर की ओवरराइडिंग भी नहीं हो सकती, केवल ओवरलोडिंग हो सकती है। जबकि एक नॉर्मल मेथड की ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग दोनों हो सकती हैं, ये डिफरेंस है। तो कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग हो सकती है लेकिन ओवरराइडिंग नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि कंस्ट्रक्टर इनहेरिट नहीं होते, इसलिए। चलिए 8वां पॉइंट। अब देखिए, अगर प्रोग्रामर ने क्लास में कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर नहीं किया है, अगर प्रोग्रामर ने क्लास में कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर नहीं किया है तो कंपाइलर implicitly डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड कर देगा। हाँ जी, क्या लिखा है? अगर प्रोग्रामर ने क्लास में कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर नहीं किया है, मतलब कि प्रोग्रामर ने कंस्ट्रक्टर बनाया ही नहीं क्लास में, तो कंपाइलर इम्प्लिसिटली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड कर देगा क्लास में। यानी कि हर क्लास में कंस्ट्रक्टर होना मैंडेटरी है, चाहे प्रोग्रामर लिखे, प्रोग्रामर नहीं लिखा तो कंपाइलर खुद लिख देगा। तो जब प्रोग्रामर नहीं लिखेगा तब कंपाइलर प्रोवाइड करेगा, और जब कंपाइलर प्रोवाइड करता है उसको कहते हैं सिस्टम डिफाइंड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। उसे कहा जाता है सिस्टम डिफाइंड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगर प्रोग्रामर ने क्लास में कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर नहीं किया है तो कंपाइलर इम्प्लिसिटली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड कर देगा क्लास में। चलिए स्टूडेंट, अगला पॉइंट 9। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली इन्वोक, ये ध्यान रखना, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाता है जब क्लास का ऑब्जेक्ट होता है। क्या लिखा है जी? 9वां पॉइंट है कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाता है जब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ध्यान रखना, कंस्ट्रक्टर की एक्सप्लिसिट कॉल नहीं होती, कंस्ट्रक्टर हमेशा इंप्लिसिट कॉल ही होती है। कंस्ट्रक्टर की एक्सप्लिसिट कॉल नहीं होती,
कंस्ट्रक्टर की इम्प्लिसिट कॉल होती है कब? जब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाता है जब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। क्लियर है? नोट नोट इसमें ही नोट लिखवा देता हूं। नोट कंस्ट्रक्टर की इम्प्लिसिट कॉल नहीं होती। ध्यान रखना, ऐसा नहीं है जैसे ऑब्जेक्ट से अभी कॉल करा था हमने ob.add या ob.minus, ऑब्जेक्ट से फंक्शन कॉल होते हैं, ऑब्जेक्ट से कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होते। कंस्ट्रक्टर इम्प्लिसिटली कॉल होते हैं, ध्यान रखिएगा। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाता है जब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। नोट, कंस्ट्रक्टर की एक्सप्लिसिट कॉल नहीं होती। चलिए 10वां पॉइंट, जावा में कंस्ट्रक्टर एनोनिमस ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। ध्यान रखना, सी और C++ में अगर आप कंस्ट्रक्टर का यूज कर रहे हैं तो वहां पे फिजिकल ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, जावा में एनोनिमस ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 10वां बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कंस्ट्रक्टर, जो जावा का कंस्ट्रक्टर है वो एनोनिमस ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, फिजिकल ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करता। ये ध्यान रखिएगा। तो जावा में कंस्ट्रक्टर एनोनिमस ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, ये ध्यान रखिएगा। एनोनिमस ऑब्जेक्ट, फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं होता। फिजिकल ऑब्जेक्ट C++ में होता है, जावा में एनोनिमस ऑब्जेक्ट होता है, जिसे बाद में रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर कर लिया जाता है। ये देखिए सिंटैक्स लिख के दिखाऊं, सिंटैक्स देखो जब समझ में आएगा। देखो, अब आपकी क्लास का नाम है ABC, है ना? तो आप ये लिखते हैं ना ABC ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू ABC। पता है स्टूडेंट, ये जो हिस्सा है ना, इतने हिस्से से एनोनिमस ऑब्जेक्ट बनता है। हाँ, ये ध्यान रखना, मैंने अंडरलाइन कर दिया, ये देखिए, और ये एरो लगा दिया। ये देखो, ये है एनोनिमस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे बना है ये एनोनिमस ऑब्जेक्ट है। क्लियर हो गई? ये एनोनिमस ऑब्जेक्ट है, इतना हिस्सा। और जो जावा में कंस्ट्रक्टर एनोनिमस ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, जिसे बाद में रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर कर लिया जाता है, जिसे फिजिकल ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। अब ये फिजिकल ऑब्जेक्ट कैसे लगाया जाए? देखो स्टूडेंट, इसको तो लगाओ यूं एरो, ये एनोनिमस हो गया, ठीक है। और देखो स्टूडेंट, ये है फिजिकल, इसके नीचे भी अंडरलाइन कर लो, ये हो गई अंडरलाइन। और ये स्टूडेंट, ये है रेफरेंस, ये है फिजिकल, ये फिजिकल, इसको ही कहा जाता है रेफरेंस वेरिएबल। तो ध्यान रखना, जावा में रेफरेंस जिसे कहा जा रहा है ना, वही फिजिकल है। वैसे जावा में फिजिकल ऑब्जेक्ट होते नहीं है, ध्यान रखना, रेफरेंस वेरिएबल होते हैं। लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैंने फिजिकल लिख दिया है। अगर आपसे कोई कहे कि फिजिकल नहीं होता, तो आप कहना हाँ बिल्कुल, मैं फिजिकल को रेफरेंस वाला ही कह रहा हूँ। रेफरेंस वेरिएबल यहाँ भी अंडरलाइन करके कर देता हूँ, यही है वो रेफरेंस वेरिएबल, यही है वो। इसको भी कहाँ जोड़े, एक एंटर करना पड़ेगा यहाँ पर, है ना? रुक जाओ, एक एंटर कर दो, जिससे कि दूर से ये यहाँ से यूं खींच सकते हैं। एक एंटर वो कर लो। अब तो ये तो है आपका फिजिकल ऑब्जेक्ट, ये है आपका एनोनिमस ऑब्जेक्ट, और ये जो रेफरेंस वेरिएबल है यही है वो जिसको हमने फिजिकल कहा है, ये। ठीक है। तो जावा में ऑब्जेक्ट जो है, वो जावा में जो कंस्ट्रक्टर है वो एनोनिमस ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है,
बाद में उसको फिजिकली स्टोर किया जाता है। 11वां पॉइंट, 11वां पॉइंट क्या था जी? दिमाग से उतर गया, क्या था? जावा में एनएमएस ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, जिसे बाद में रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर कर लिया जाता है, जिसे फिजिकल ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। जावा में प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, जावा में प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, डिफॉल्ट सभी कंस्ट्रक्टर, देखा, जावा में सभी प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, डिफॉल्ट सभी कंस्ट्रक्टर होते हैं जावा में। जबकि और लैंग्वेज की बात करें तो वहां पे सिर्फ पब्लिक कंस्ट्रक्टर होते हैं, प्राइवेट प्रोटेक्टेड कंस्ट्रक्टर होते ही नहीं, जबकि जावा में होते हैं। जावा में प्राइवेट कंस्ट्रक्टर होता है, प्रोटेक्टेड कंस्ट्रक्टर होता है, पब्लिक कंस्ट्रक्टर होता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। ठीक है, ये हैं जी 11 पॉइंट। क्लियर? तो इनकी कल आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। ये आ गया आपका रोहित नाम के फोल्डर में कंस्ट्रक्टर की रेफरेंस, ये थी कंस्ट्रक्टर। तो कल हम इसको प्रैक्टिकल अप्रोच में रखेंगे, तो ये जो आपने पॉइंट्स लिखे हैं ये क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, अच्छा, हाँ ठीक है, कल करें तो टाइम होता है। लीजिए स्टूडेंट्स, मैं इसको यहाँ पर चैट में डाल रहा हूँ आपके पास। तो आज के जो हमारे टॉपिक्स थे, सबसे पहले टॉपिक था क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज। चलिए, फिर दूसरा था हमारा कंस्ट्रक्टर। चलिए, फिर तीसरा था हमारा गेटर एंड सेटर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए कल मिलते हैं और कंस्ट्रक्टर के बारे में कल प्रैक्टिकल अप्रोच रखेंगे और उसमें तरह तरह से कंस्ट्रक्टर बना के दिखाएंगे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स कल मिलते हैं। हाँ जी, पूछिए सर। ये जो रिकॉर्डिंग वीडियो आती है ग्रुप पे मैसेज चैट में, हाँ जी, इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। उसमें डाउनलोड का ऑप्शन ही नहीं आता सर। सर जी राइट हैंड क्लिक करके देख पेज का। ओके सर, क्योंकि 1 मंथ के बाद वो वीडियो हट जाती है ना सर। हाँ जी, एक महीने ही चलेगी, बस 30 दिन बाद हट जाएगी। राइट हैंड क्लिक करके देख लीजिए, सेव एज का ऑप्शन होगा। ठीक है सर, ओके जी, कल मिलते हैं आप लोगों से। ओके 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 स्टूडेंट्स, हैव ए गुड डे। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। थैंक यू बाय बाय सर।